एवं अक्ष। धृति की सेंसुअल आवाज सुनकर अक्ष की सांसें भारी हो गई। उसके हाथ धृति के बालों पर और भी तेजी के साथ कस गए। उसने पहले तो बस धृति को शांत करने के लिए किस करना शुरू किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि धृति को इतने डीपली फील कर उसके ऊपर के सारे कंट्रोल उससे दूर जा रहे थे। अक्षराज ने अपनी आंखें खोलते हुए धृति के होठों को खुद से रिहा किया और अपना सिर उसके सिर से जोड़ते हुए बोला, हमको रुकने को कहो धृति। धृति जो अभी तक अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, अक्षराज की ये बात सुन उसे देखने लगी। पर जैसे ही उसने इस बात का मतलब समझा, उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसने अपना सिर वापस से जोड़ते हुए कहा, अक्ष रुक जाए। वो पूरी तरह से कुछ देर पहले की सारी बातें भूल चुकी थी। आखिर अक्षराज के किस का जादू उसके ऊपर चल चुका था। धृति, तुम फ्रेश हो जाओ, तुमको अच्छा लगेगा। अक्षराज ने धृति को खुद से दूर किया और एक टॉवल उसके हाथों में देते हुए बोला। धृति ने एक नज़र खुद के और अक्षराज के कपड़ों को देखा जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये देखते ही उसकी आंखों के सामने फिर से एक बार वही सब चलने लगा। पर उसने खुद को कंट्रोल किया और अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, अक्ष, हमने कुछ गलत नहीं किया, क्या सब लोग हमसे नफरत करेंगे? ये सुनते ही अक्षराज ने धृति के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, हमारी बीवी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास है धृति, बाकी से हमको कोई भी मतलब नहीं। धृति ने अक्षराज को देखा जो उसे प्यार से देख रहा था। उसकी बातों में कुछ तो था जो धृति को अंदर ही अंदर हील कर रहा था। He was healing something that he didn't break one. अक्षराज ने धृति को एक नज़र देखा जिसकी बॉडी अभी भी सिहर रही थी। उससे दूर होते हुए उसने एक गहरी सांस ली और धृति के गालों को सहलाते हुए कहा, क्या हम तुम्हारी मदद करें फ्रेश होने में? धृति ने अक्षराज के हाथों पर अपना हाथ रखा और अपने सिर को हिलाया। ये देखते ही अक्षराज ने एक झटके से धृति को अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इस बीच धृति ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपना सर अक्षराज के सीने पर रखे हुए थी। अक्षराज ने बाथटब में पानी ऑन किया और धृति को आराम से बैठा दिया। पानी के कांटेक्ट में आते ही धृति की पूरी साड़ी उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी। मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। अक्षराज वापस से खड़ा हुआ और जाने को मुड़ा, पर वो अपने कदम आगे बढ़ा ही पता था कि उसे अपने हाथों पर धृति के सॉफ्ट हाथ महसूस हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो धृति उसे ही देखे जा रही थी। मदद करने का कह ऐसे ही जा रहे हैं बड़े ठाकुर। धृति की ब्राउन आइज ये कहते हुए चमक उठी, मानो उसे अक्षराज को खुद से दूर जाने ही नहीं देना था। ये सुनते ही अक्षराज ने धीरे से कहा, तुम चाहती हो हम तुम्हारी आगे मदद करें? उसके इस सवाल पर धृति ने बस अपना सिर हिला दिया। ये देखते ही अक्षराज ने अपने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। उसकी पतली उंगलियां शर्ट के बटनों को बेतरतीब तरीके से खोल रही थी, मानो वो शर्ट उसकी बॉडी पर चुभ रहा हो। शर्ट के खुलते ही अक्षराज ने उसे बाथरूम के एक कोने में फेंक दिया और धृति की तरफ बढ़ गया। वही धृति एक तक अक्षराज की बॉडी को देख रही थी। उसकी ब्राउन आइज अक्षराज के परफेक्टली शेप्ड एब्स पर टिक चुकी थी। ये दूसरी बार था जब वह अक्षराज को इतने करीब से देख रही थी। उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में कस लिया और अपनी आंखें नीची कर ली। अक्षराज अब बिल्कुल उसके सामने था, पर वह उसने बाथटब में अपने कदम नहीं रखे थे। वो सच में इस रिश्ते को टाइम देना चाहता था, पर उसकी यह कोशिश हर बार धृति के सामने आकर हार जाती थी। अक्षराज ने अपने हाथ धृति के शोल्डर पर लगे सेफ्टी पिन को निकालने के लिए बढ़ा दिए। उसने सेफ्टी पिन को अलग किया और धृति की चीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या हम? वो उससे साड़ी खोलने की परमिशन मांग रहा था। धृति को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसने अपने सर को बस धीरे से हिला दिया। अक्षराज ने ये देखते ही धृति की साड़ी को उसके शरीर से अलग कर दिया और अगले ही पल वो बस अपने ब्लाउज और स्कर्ट में उसके सामने थी। धृति की सांसें पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से उसकी चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। अक्षराज ने जैसा ही ये देखा, उसने धृति के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, रिलैक्स, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुमको जैसा ही अनकंफर्टेबल लगे तुम हमें रोक लेना धृति। पर ये सुनते ही धृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा और अगले ही पल उसे अपने ऊपर खींचते हुए उसके सीने से लग गई। अक्षराज जो अभी तक धृति के ऊपर बस फिसलते फिसलते बचा था, उसने धृति को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी बैक को सहलाया, पर कुछ कहा नहीं। He doesn't understand anyone's mouth talk, but he understands even her silence. धृति का चेहरा पूरी तरह से अक्षराज के सीने से लगा हुआ था। उसकी हर एक सांस को अक्षराज अपने अंदर तक फील कर सकता था।
वही धृति को अक्षराज की बाहों में वो सुकून मिल रहा था जो उसे चाहिए था। अक्षराज ने धृति की बैक को सहलाते हुए उसके बालों पर किस किया और कहा, धृति हमारी तरफ देखो। उसकी आवाज में एक कमांड था जिसे धृति चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। धृति ने अपना सिर बाहर निकाला और अक्षराज को देखने लगी। अक्षराज ने उनके चेहरे को अपने हाथों में भरा और कहा, हमने कहा था धृति, हम बहुत सेल्फिश हैं। हम उन लोगों में से नहीं जो अपने प्यार की खुशी के लिए उसे खुद से दूर जाने दे। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्यार का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन खुद से दूर जाने नहीं दे सकते हैं। हमको आज तक किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा है और न ही आगे पड़ेगा, पर तुम में हमारी रूह बसती है धृति। तुम्हारी आंखों में आंसू हमारे दिल को टुकड़ों में बांट देता है, और उसने तो तुमको हमसे छीनने की कोशिश की थी। तुम्हारी आंखों में आंसू लाए थे, उसे मौत ही मिलनी थी। अगर तुम्हारे सामने नहीं तो किसी और जगह जरूर हम उसको मार देते। धृति देख सकती थी कि अक्षराज ने हर एक बात को पूरा किया था जो अक्षराज ने आज तक उससे कहा था। उसने कहा था कि वो उसकी आंखों में आंसू लाने वाले को वो जान से मार देगा। उसने ये किया था। अक्षराज ने एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, तुमको उसके लिए खुद को गलत नहीं समझना है, खुद को चोट नहीं पहुंचाना है, और ये भी कभी नहीं मानना है कि तुमको प्यार की जरूरत नहीं है। तुम इश्क, मोहब्बत, जुनून, दिल धड़कन सब कुछ हो अक्षराज ठाकुर का। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो धृति। तुमको चोट पहुंचाने वाले हर शख्स की मौत लिखी है हमारे हाथों। ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है अब, क्योंकि तुम अक्षराज ठाकुर की जिंदगी का हिस्सा हो। ये कहते हुए अक्षराज शांत हो गया। उसने सब कुछ कह दिया था धृति के सामने। अब वो जानता था कि धृति के मन में यही सारी बातें घूम रही हैं। धृति एकटक अक्षराज को देखे जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि अक्षराज की हर एक बात सच है। अक्षराज ने धृति को चुप देखा तो उसके फॉरहेड पर अपने होठों को रखा और उसे चूमते हुए कहा, आई डू लव यू धृति एंड आई विल ऑलवेज लव यू। अक्षराज के ऐसे करने से उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके दिल की धड़कनें हमेशा की तरह तेज हो गई। ये इतनी तेज थी कि अक्षराज भी आराम से सुन सकता था। ये सुनते ही अक्षराज ने उसके चेहरे को देखा और कंसर्न के साथ पूछा, धृति क्या तुम ठीक हो? ये इतनी तेज क्यों? अभी वो आगे कुछ भी कह पाता है कि धृति ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, आपके लिए है अक्ष। ये कहते हुए उसने अक्षराज का एक हाथ अपना दिल पर के ऊपर रख दिया और कहा, अक्ष, हमको हमेशा लगता था कि हम किसी के प्यार के लायक नहीं है, पर अपने हमको हमेशा स्पेशल फील करवाया है। हमको नहीं पता हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि जिंदगी ने हमको आपसे मिलवाया है। हमको नहीं लगता कि अब हम अपनी जिंदगी में किसी और से मतलब होगा। ये कहती हुई धृति ने एक गहरी सांस ली और अक्षराज की आंखों में आंखें डालती हुई बोली, माई लव विल ऑलवेज इंक्रीज फॉर यू, यू आर द रीजन आई वॉन्टेड टू लिव अक्ष। इतना कहते ही उसने एक नज़र अक्षराज के होठों को देखा और अगले ही पल अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया। अक्षराज ने भी अपनी बाहों में धृति को जकड़ लिया और अगले ही पल उसके होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। धृति ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए अक्षराज के चेहरे को कसकर अपनी हाथों में भर लिया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। अक्षराज का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके कमर को सहला रहा पर था। अक्षराज के हाथ धृति के बालों में उलझते जा रहे थे। उसके ऐसा करते ही धृति के होंठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही अक्षराज ने अपनी टंग को धृति के मुंह के अंदर डाल दिया और उसे हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। धृति की मीठी आहें और शिश्कियां बाथरूम में गूंज गई थी, जो कि उसके ब्रेथलेस होने का एहसास करवा रही थी। अक्षराज ने ये महसूस करते हुए ही खुद को धृति से अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगा जो लाल हो गया था। धृति ने भी अपनी सांसों को संभालते हुए अपनी आंख खोली और अक्षराज को देखने लगी। उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। उसने अपने अंगूठे से अक्षराज के होठों को प्रेस किया और कहा, थैंक यू अक्ष, हमको ये एहसास करवाने के लिए। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई और उसने धृति को वापस से बाथटब में बैठाया। कहा, क्या हमको आगे बढ़ना है? ये कहते हुए अक्षराज की नज़र धृति के ब्लाउज पर थी। ये देख धृति समझ गई कि अक्षराज क्या कह रहा है। उसके दोनों गाल लाल हो गए और उसने कहा, आप जाए अक्ष और फ्रेश हो जाए, हम आते हैं कुछ देर में। ये कहते हुए धृति ने अपनी आंखें बंद की और अपने सर को बाथटब के हेडरेस्ट पर टिका दिया। ऐसा नहीं था कि अक्षराज का ये करना उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था, पर आज के दिन उसे ये नहीं करना है। वो इस चीज़ को अपने और अक्षराज दोनों के लिए स्पेशल बनाना चाहती थी और ये आज नहीं हो सकता था। अक्षराज ने 2 पल ऐसे ही धृति को देखा और फिर वॉशरूम से निकल गया। गुना गुना गुना। कुछ देर बाद अक्षराज दूसरे कमरे में जाकर फ्रेश हो चुका था। उसने एक सिंपल सा काला कुर्ता और जीन्स पहना हुआ था।
वो वापस अपने कमरे में आया तभी उसकी नज़र धृति के ऊपर गई जो अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। अक्षराज उसके पास आया और उसकी डोरी को बांधने लगा। वही धृति जो खोई हुई अपनी डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी, अचानक से किसी का टच पाकर वो चौंक गई, पर अगले ही पल वो नॉर्मल भी हो गई जैसे ही उसकी नज़र सामने आईने पर गई, क्योंकि यह कोई नहीं बल्कि उसका अक्ष था। अक्षराज ने आराम से डोरी बांधी और फिर झुकते हुए धृति के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों का एहसास पाते ही धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। और अगले ही पल वो दोबारा से अक्षराज के बाहों में थी, क्योंकि अक्षराज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। ये महसूस करते ही धृति ने अपनी आंखें खोली और अक्षराज को देखते हुए कहा, अक्ष हम ठीक हैं। उद्धरण चिन्ह, हमको पता है, पर हमें तुमको अपनी गोद में उठाने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, अक्षराज ने अगले ही पल धृति को चुप करवाते हुए कहा। अक्षराज ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया और अपनी गहरी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। ये सुनते ही कमरे का गेट खुला और धृति की नज़र उस तरफ चली गई। सामने से एक नौकरानी खाने की ट्रॉली लेकर आ रही थी। नौकरानी ने ट्रॉली अक्षराज के सामने रखी और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। धृति ने एक नज़र ट्रॉली में पड़े खाने को देखा और फिर अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, हमको भूख नहीं है अक्ष। कल नाश्ते के बाद से तुमने कुछ नहीं खाया है, अब चुपचाप खाओ। ये कहते हुए अक्षराज ने खाने की प्लेट को अपने हाथों में लिया और खाने का निवाला धृति की तरफ बढ़ा दिया। धृति ने एक नज़र खाने को देखा और फिर अक्षराज को जो उसे ही घूर रहा था, ये देखते ही उसने जल्दी से अपना मुंह खोल दिया। ये देखते ही अक्षराज उसे खिलाना लगा। ऐसे ही एक के बाद एक निवाला खिलने के बाद अक्षराज ने पानी का गिलास और एक दवा आगे बढ़ाया, जिसे धृति ने देखते हुए कहा, ये दवाई किस लिए? उद्धरण चिन्ह, तुम्हारी नींद के लिए। ये कहते हुए अक्षराज ने उसे खाने का इशारा किया। धृति ने बिना कुछ बोले चुपचाप खा लिया और आराम से बिस्तर पर लेट गई। और देखते ही देखते कुछ पलों में नींद ने उसे अपनी गहराइयों में घेर लिया था। ये नींद वाली दवा थी जो कि अक्षराज ने धृति को रिलीफ देने के लिए दिया था। वो जानता था कि अगर धृति ऐसी ही बैठी रही थी पक्का वो वही सब वापस से सोचेगी, इसलिए उसने जानबूझकर ये दवाई देकर सुला दिया था। There is an ocean लहर inside him. If she puts her ear against his chest and listens, it will rages for her धक धक करता दिल। आखिर उसे हिसाब जो करना था बाकी के बचे हुए लोगों से। गुना गुना गुना। अक्षराज ने कभी भी ठाकुर खानदान के किसी फैमिली मैटर्स में कुछ नहीं कहा था। उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, पर आज बात उसकी बीवी की थी जिसके ऊपर कुछ देर पहले सबने बिना किसी सबूत के घटिया इल्जाम लगाया और तो और जान से मरने की धमकी दे रहे थे उसकी बीवी को। साथ ही वो कैसे भूल सकता था धृति की चोटों को। उसका दिल कर रहा था कि वो विक्रम ठाकुर के हाथों को काट दे, पर उसने पहले ही उसे इतना मारा था कि वो अभी बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था 1 महीना। अक्षराज हाल के बीचों बीच लगे हेड चेयर जिसके ऊपर सोने और हीरो की कारीगरी की गई थी, जिसके आर्म रेस्ट पर सोने का लायन फेस बना हुआ था, उसके ऊपर वो अपने एक पैर को दूसरे के ऊपर रखे हुए बैठा था। उसका एक हाथ उसके सर को सहला रहा था, वही दूसरा आर्म रेस्ट पर आराम कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर फिर भी हॉल का मामला कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। सामने ही रेमा ठाकुर और साक्षी खड़े, दोनों के आंखों में अक्षराज का बेतहाशा डर देखा जा सकता था। वही मालती जी हमेशा की तरह अपने झूले पर बैठी थी और सीमा जी उनके पास चुपचाप खड़ी थी। अब तक पूरे बेगूसराय में जीत की मौत का पता चल चुका था, पर अक्षराज ठाकुर का नाम कहीं भी नहीं आया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये लिख इस केस को बंद कर दिया कि जीत ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो HIV पॉजिटिव हो गया था। और अब तक रघु ने भी जीत के शरीर को शमशान की चिता में जलवा दिया था और उसकी राख को मां गंगा में विसर्जित कर दिया था। बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, पर हमको कुछ मत करो, हम लोग को जाने दो, रीमा ही ने अपने हाथ जोड़े हुए अक्षराज से कहा। पर अक्षराज ठाकुर उनकी बात सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं। अक्षराज ने अपने सर को सहलाते हुए अपनी आंखें खोली और दोनों माँ बेटी को देखते हुए कहा, ये तो हमारी बीवी को चोट पहुंचाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अनजाने में की गई गलती की माफी होती है और जानबूझकर किए गए जुर्म की बस सजा होती है। अक्षराज की ये बात सुनते ही रीमा जी और साक्षी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वही ये सुनते ही मालती जी ने धीरे से कहा, अब होगा पूरा इंसाफ। पर यह बात सीमा जी ने सुन ली थी। उन्होंने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ आप अक्ष को रोकिए ना, उसने पहले ही इतना कुछ कर दिया है, अब इन दोनों को जाने दे। ये तुमको तब क्यों नहीं सूझा जब ये लोग धृति के साथ कर रहे थे, दादी ने सीमा जी को घूरते हुए कहा। ये सुनते ही सीमा जी चुप हो गई। आखिर सच ही तो कह रही थी मालती जी। चलो शुरू हो जाओ,
ये कहते हुए अक्षराज कुर्सी पर लीन हो गया और सामने देखा लगा। उसके ऐसा कहते ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ मुड़ी और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हुए गहरी सांस ली। और अगले ही पल साक्षी ने एक जोर से थप्पड़ रीमा जी के गाल पर दे मारा। थप्पड़ लगते ही रीमा ठाकुर का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसका पूरा गाल सुन्न हो गया। जोर से अक्षराज ने ये देखते हुए कहा। ये सुनते ही अब रीमा जी ने एक जोर का थप्पड़ साक्षी के गालों पर जड़ दिया। आह माँ! साक्षी की तेज आवाज हॉल में गूंज गई। एक थप्पड़ में ये हाल था दोनों का, जबकि उसकी बीवी ने तो इसे कई ज्यादा जोर का थप्पड़ खाया था। उस पर क्या बीती होगी, ये ख्याल आते ही अक्ष की आंखें फिर से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा, जोर से बोला हमने। अक्षराज की इतने गुस्से वाली आवाज सुनकर दोनों बहुत डर गई और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से थप्पड़ बरसाए जा रही थी। कभी रीमा जी जमीन पर गिरती तो कभी साक्षी की आवाज में ठाकुर हवेली में गूंज जाती। पर अक्षराज उन दोनों को बिल्कुल भी रुकने को नहीं कह रहा था। यहाँ तक कि दोनों के गाल लाल हो गए थे और आंखों में आंसू भर चुके थे। दोनों को अपने शरीर में बस दर्द महसूस हो रहा था, पर अक्षराज को उनके पर कोई दया नहीं आ रही थी। और आती भी क्यों? क्या उनके लोगों ने उसकी बीवी की बात सुनी थी? नहीं ना, फिर वो कैसे इन लोगों की सुनता? जब ऐसा ही कुछ देर बीत गया और अक्षराज ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा और कहा, दफा हो जाओ दोनों। ये सुनते ही रीमा ठाकुर और साक्षी जल्दी से ठाकुर हवेली से भाग गई, वरना पता नहीं कब अक्षराज का दिमाग खराब हो जाए और वो फिर से उनकी सजा शुरू कर दे। उनकी चीजें पहले से ठाकुर हवेली के बाहर कर दिए थे और विक्रम ठाकुर को बलराज ठाकुर ने पहले ही अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। उनके जाते ही अक्षराज वापस से अपने कमरे में जाने को मुड़ा, तभी उसे कुछ याद आया और उसने वैसे ही बिना घूमे कहा, जिनको गलत और सही में फर्क करना नहीं आता वो हमसे और हमारी बीवी से दूर रहे। इस बार हम छोड़ रहे हैं, शायद अगली बार खुद को रोक ना पाए। ये कहते हुए अक्षराज वापस से अपने रूम की तरफ चला गया। पर ये शब्द ठाकुर हवेली में गूंज गए और ये सुनते ही सीमा जी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये शब्द उनके लिए ही थे। दादी ने एक नज़र अक्षराज को देखा और फिर सीमा जी से कहा, एक गलती तुमने आज से 24 साल पहले की थी और एक गलती तुमने आज की है। अक्षराज ने उस दिन भी तुमको कुछ नहीं कहा था और आज भी उसने कुछ नहीं कहा। वो बस नाराज है तुमसे, पर वो तुम्हारी इज्जत करता है सीमा। ये कहते हुए दादी ने अपना चश्मा ठीक किया और अपने कमरे में चली गई। वही सीमा जी ने चुपचाप अपने आंसुओं को साफ किया और किचन की तरफ चली गई। कमरे में अक्षराज धृति के पास बैठा था। धृति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वो उसे उठाना नहीं चाहता था और न ही उसे दूर जाना चाहता था, पर एक काम की वजह से उसे फैक्ट्री जाना था। उसने आगे बढ़कर धृति के माथे पर किस किया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, हम जल्दी आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कह उसने साइड से एक नोटपैड निकाला और उसके ऊपर अपने जाने के बारे में लिखकर वही साइड टेबल पर रख दिया। वो जानता था धृति का उसको बिना बताए जाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने पहले ही ये कर दिया था। उसने एक नज़र फिर से धृति को देखा और कमरे से निकल गया। गुना गुना गुना। शाम 8 बजे धृति को अपने बालों में कुछ एहसास हुआ, जिस वजह से उसकी नींद टूटी और उसने अपने आंखों को धीरे धीरे खोला, सामने की ओर देखा जहां सीमा जी बैठी उसके बालों को सहला रही थी। ये देखते ही धृति जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने पल्लू को ठीक करने लगी। अरे आराम से बेटा, अब कैसा लग रहा है? ठीक है माँ, धृति ने धीरे से कहा। उसकी आंखें नीची थी, उसे अभी भी सब याद था। तभी उसे सीमा जी का हाथ उसके बालों से हाथों पर फील हुआ और उसने सीमा जी की तरफ देखा। हमको माफ़ करना बेटा, हम गलत और सही में फ़र्क नहीं कर पाए, पर हमारे दिल ने कभी भी तुमको गलत नहीं माना था, बस स्थिति ऐसी थी कि हम। सीमा ये बोलती हुई चुप हो गई, क्योंकि धृति ने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया था। धृति ने कहा, माँ हम समझते हैं, आपको इसके लिए बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है और शायद आपकी जगह हम होते तो यही करते। आप हमसे बड़ी हैं और आपका माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लगता। धृति की ये बात सुन सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत लोगों से पता करके धृति के घर रिश्ता जोड़ा गया था। वो जानती थी धृति के नेचर को। सीमा जी ने धृति को अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर किस करने लगी। पर तभी कमरे का गेट एक बैंग की आवाज़ के साथ खुला और सीमा जी और धृति दोनों ही अलग होते हुए उस तरफ देखने लगे। जारी है।